Friends, hello to Ideology session, the top 5 बेस्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। शुरुआत करते हैं एसएससी सीजीएल 2017 प्रिपरेशन की। 2016 में जीके का बड़ा महत्व रहा इस बार, 2017 में भी होगा। और मैथ्स और इंग्लिश की जो अपनी जगह है, जीके की भी इस बार वही जगह है। आपको जीके की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस साथ साथ लेके चलना है। पर मैथ्स और जीके में डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ। पहली बात तो टीयर 2 में जीके नहीं पूछी जाएगी, टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश आती है। दूसरी बात, टीयर 1 में आपको प्रिपरेशन के लिए जितना टाइम मिलता है टीयर 2 में उतना टाइम नहीं मिल पाता प्रिपरेशन के लिए। तो आपको मैथ्स और इंग्लिश टीयर 1 से ही प्रिपेयर करके चलना है। जीके तो आपको प्रिपेयर करनी है ही, पर मैथ्स और इंग्लिश पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में। इस सेशन में मैं आपको बेस्ट 5 क्वेश्चन लाके दिया करूँगा। होता क्या है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो पेपर में टफ क्वेश्चन होते हैं। 50 में से कम 5 से 8 क्वेश्चन टफ होते हैं। और वो 5 से 8 क्वेश्चन ये नहीं है कि भी आपको पता चल जाएगी ये टफ क्वेश्चन। वो आपको पता कब चलता है, जब आप सोल्व करने या पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, तब आपको पता चलता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन, अगर हर क्वेश्चन 2 मिनट भी खा जाए तो 20 मिनट्स आपके कंज्यूम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों से पहली बात तो पता कैसे चलेगी भी ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ले, तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम लेता है वो कौन सा क्वेश्चन होता है जो आपने पहले अटैम्प्ट नहीं किया, या फिर रैंडमली आपके पास आ जाता है वो क्वेश्चन। तो जो आपने पहले अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है काफ़ी। तो सोचने में ही प्रक्रिया में आपको 1 मिनट लग जाती है और दूसरी मिनट लग जाती है उसको सोल्व करने में। तो उसके लिए तरीका क्या है कि भाई आपको जो है डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट अगर आप आज से ही शुरू कर दें और डेली एक मॉक टेस्ट बनाएं तो 170 180 बहुत ही ईजी टारगेट है टीयर 1 में स्कोर करना। तो टीयर 1 में स्कोर करने के लिए मैं आपके पास ऐसे ही रैंडम 5 क्वेश्चन डेली लाया हूँ और डेली आपको रैंडम 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कैसे करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे। आप जैसे ही स्क्रीन खोले या फिर मैं सॉल्यूशन करना शुरू करूं तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करके देखिए कि 5 से 7 मिनट में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर 5 से 7 मिनट में आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपको 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस उतने नहीं हैं। आपको अप टू द मार्क होने के लिए प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। वो मैं आपको सेशंस में ट्रिक भी बताता रहूँगा। साथ में ये क्वेश्चन आपको जरूर करने, डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे और डेली ही आपको अटेम्प्ट करने। कैसे अटेम्प्ट करने, पॉज करनी वीडियो, पहले क्वेश्चन कीजिए, नहीं आते हैं उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो सेशन है हमारा टॉप 5 सॉल्यूशन 1। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। When a number is divided by 969, the remainder is 143. What will be the remainder when the number is divided by 57? कोई एक नंबर है, अज्यूम करिए एक नंबर है, इसको जो 969 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है 143। इसी नंबर को आप जब 969 से, इसी नंबर को आप जब 57 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में क्या है, हम ये नंबर मान लेते हैं x। ये नंबर x है तो ये नंबर यहाँ पे भी x ही। जब x को हमने 969 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 143। तो किसी नंबर पे डिवाइड किया होगा और यहाँ पे वो नंबर आया होगा, तभी तो 143 आया। तो आप x को 969 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 969k प्लस 143। आप x की वैल्यू लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x आपका क्या है, डिवाइजर 969, सॉरी x आपका क्या है, डिविडेंड 969 आपका डिवाइजर
के आपका क्या है, कोशेंट है, 143 कैसे इस फल यानी कि रिमाइंडर। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। या ऐसे भी समझ नहीं आता तो देखिए 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 हमारा आता है, रिमाइंडर 0। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई 2 × 3 प्लस 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 6 को। तो सेम इसी बेस पे हमने ये लिखा है। तो मैंने लिख लिया कि भाई x इक्वल टू 969k प्लस 143। कह रहा है इस नंबर को 57 से डिवाइड करना है दूसरे स्टेप में, तो हमारा रिमाइंडर क्या है, इसको 57 से डिवाइड करने का मतलब इसी नंबर को 57 से डिवाइड करना, इस नंबर को किससे डिवाइड करना, 57 से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, जो ये k वाली टर्म होती है ना, ये k वाली टर्म हमेशा डिविजिबल होगी नीचे वाली टर्म से, हमेशा डिविजिबल होगी, क्योंकि अगर k से ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर भी k में आ जाएगा, और k में रिमाइंडर आ गया तो हमारा आंसर भी k में होना चाहिए, पर k में हमारा आंसर नहीं होता, हमारा आंसर हमेशा न्यूमेरिक टर्म्स में होता है। जिसको मतलब ये जो पार्ट है ये हमेशा इस नंबर से डिविजिबल होगा, जिससे कि डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर पूछा गया है। तो 57 से 969 डिविजिबल है या नहीं, चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। जी हाँ डिविजिबल है। तो देखिए 57 से ये 17 पे पूरा डिवाइड हो गया, तो 57 से ये 17k पे पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, हो गया। बचा हमारा 143। तो इसका मतलब अगर हम इस 143 को 57 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 143 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 57 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 29, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारी पहली टर्म होती है जिससे कि हम डिवाइड करते हैं वो इस 57 का डिविजिबल होगी पक्का, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है। तो आपको ये वाला डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, आपको 57 से 969 को डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। आपको डिवाइड क्या करना है, सीधा रिमाइंडर को यानी कि पहले रिमाइंडर को 57 से इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना, आप ये ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार स्टार्ट्स रनिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी hour by 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर। कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से कि भाई एक कार की इनिशियल स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड हर घंटे के साथ 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ती जाती है, तो कितने घंटों बाद वो 385 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो 385 किलोमीटर कवर करवाना उसको। देखिए भाई फर्स्ट आवर, पहले आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 40। क्यों करता है, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक आवर में कितना कवर कर लिया उसने डिस्टेंस, 40। सेकेंड आवर में उसने डिस्टेंस कवर किया 45 किलोमीटर, क्योंकि सेकेंड जो आवर है उसमें स्पीड उसकी 5 किलोमीटर बाय इंक्रीज हो गई। थर्ड आवर में उसने डिस्टेंस कवर किया 50 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब पहले 2 आवर्स में उसने 85 डिस्टेंस कवर किया और टोटल पहले 3 आवरों में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 135 किलोमीटर। तो ऐसे ही कितने टोटल आवर्स हमने निकालना है कि वो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 385 किलोमीटर। ये हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझ नहीं आता तब तक सॉल्यूशन भी उसका पता नहीं चलता। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये हमारी बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी तो क्या हुआ भाई, फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 40, सेकंड टर्म आ गई हमारी 45, थर्ड टर्म आ गई 50। अब हमें निकालना है कि कौन से आवर में, यानी कि कौन सी टर्म में, हम उस टर्म को मान लेते हैं nth टर्म, तो कौन सी टर्म में हमारा सम किसके इक्वल हो जाएगा 385 की। भाई कौन सी टर्म में, यानी कि कौन से आवर में, तो हमको निकालना कौन सा आवर, तो भाई हमको टर्म, इसका मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आइए सोल्व करते हैं। हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का जोड़ इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n बाय 2। तो देखिए हमारी टर्म्स n है, सम कितना हमारा 385 होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए 385, n बाय 2, पहली टर्म क्या है 2 इंटू 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 5। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इन सब के बीच में कितना डिफरेंस है, हमारी सीरीज किस नंबर से इंक्रीज हो रही है वो हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे 40 45 तो कितना बढ़ गया 5, 45 50 कितना बढ़ गया 5, ऐसे ही 5 5 बढ़ता है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी कितना हो गया 5 हो गया। सोल्व करते हैं इसको, 385 इक्वल टू n बाय 2, इस टर्म में से चलिए इसको सोल्व करते हैं, 80 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 385 इज इक्वल टू n बाय 2, 5 कॉमन आया तो 5n बाय 2 इंटू 16 प्लस n माइनस 1, 5 से कट गया 77, 77 इंटू 2 154 इज इक्वल टू n इंटू 16 माइनस 1 15 प्लस क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n को अंदर मल्टीप्लाई करें 15n प्लस n। पर बेहतर क्या है क्वेश्चन में दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बजाय हम सीधे इसमें ऑप्शंस को पुट करें। हम सीधे इसमें क्या पुट करें ऑप्शंस। ऑप्शन हमारे 7 9 7.5 एंड 9 आवर्स। तो ऑप्शन इसमें हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम इसमें 7 पुट करते हैं, तो 7 पुट किया तो n लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 15 इंटू 7, 15 प्लस 7 कितना हो गया 22, और 7 इंटू 20 हो गया 154, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन पुट करने से जल्दी आ गया, हमें मिल गया 154। पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए 154 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 15n लिख सकता हूँ इसको, और n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 154 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि भैया n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 154 इज इक्वल टू 0। पेपर में इतना टाइम नहीं होता हालांकि कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करें, पर फिर भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है। कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो हो -154 और उनका सम क्या हो 15, कोई भी दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन -154 हो और सम क्या हो 15, ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे अभी देखते हैं। देखिए n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 154 इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 7n माइनस 154 इक्वल टू 0। सोल्व करिए इक्वेशन, n कॉमन, n प्लस 22 माइनस 7 इंटू n प्लस 22 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इंटू n प्लस 22 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे दो इक्वेशन आ गई भाई, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -22, दो सॉल्यूशन आ गए। तो -22 हमने निकालनी थी nth टर्म, हमने क्या निकालनी थी nth टर्म भाई, यानी कि nth आवर। अब हमारा आवर जो है नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया n इज इक्वल टू 7th आवर, n इक्वल टू 7th आवर। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है या कह लीजिए ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमको यूज क्या करना है, हमने tan थीटा cos थीटा यूज नहीं करना है, इसमें हमने क्या सीधी चीज याद करनी है, ये देखिए मैं आपको टेबल बना रहा हूँ और इसको याद करिए। 30, 60, 90, एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल है। 30 के अपोजिट वाली साइड को हमेशा 1 मानेंगे, 60 का अपोजिट साइड √3 होता है, 90 का अपोजिट होता है आपका, अगर 30 के सामने वाली साइड 1 है तो 60 के अपोजिट वाली √3 होगी और 90 के अपोजिट वाली क्या होगी, 2 होगी। ये आपको हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे यूज इसका, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पूरा एंगल तो 90 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, और आपको दिया हुआ है कि भाई 2√3 दिया है BC, तो √3 क्या दिया हुआ है BC। तो आपको निकालना है AD, आपको निकालना है AD। देखिए ट्राइंगल में AD निकालने के लिए आपको एक ऐसी साइड का यूज करना पड़ेगा जो आपको पता हो। तो आपको BD भी नहीं पता, आपको AB भी नहीं पता, पर हम क्या कर सकते हैं, ABC ट्राइंगल का यूज करके हम BD तो नहीं निकाल सकते, हम क्या निकाल सकते हैं AB। तो ABC का यूज करेंगे, AB निकाल लेंगे, फिर ABD का यूज करेंगे तो AB से हम AD निकाल लेंगे। समझ आ रही बात। तो 30 के सामने वाली साइड मैंने आपको बताया था, पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC। मैंने आपको बताया कि भाई 30 के अपोजिट साइड अगर 1 है तो 60 का अपोजिट कितना होगा, 1 × √3 यानी कि √3। तो भैया देखो 30 के अपोजिट कितना दिया हुआ है, 2√3। 30 के अपोजिट कितना दिया हुआ है, देखिए 30 के अपोजिट दिया हुआ है ना, ये 30 के अपोजिट है, कितना दिया 2√3। तो हमको निकालना है 60 के अपोजिट, ये हमारा 60 होएगा ना, तो 60 के अपोजिट कितना होगा ये हमको निकालना है। तो 1 की वैल्यू 2√3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू होगी 2√3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो हमारा AB कितना आ गया, हमारा AB आ गया 6 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल किसका यूज किया हमने, ABC का। अब आइए इन ट्राइंगल ABD। भाई ABD में से पहले, ABD से पहले आप देखिए ये ट्राइंगल A, इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं M, AMB ट्राइंगल में ये 30 है, M 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। ये एंगल आपका कितना होगा 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री। ये एंगल आपका कितना होगा 30 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि 30 के अपोजिट वाली साइड 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम कहते हैं कि 30 के अपोजिट अगर 1 है तो 60 का अपोजिट होनी चाहिए √3, पर 1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 की वैल्यू यानी कि 30 अपोजिट वाली 6 सेंटीमीटर 1 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू √3 है तो इस 60 की हमें कौन सी चाहिए, AD, और AD किसके अपोजिट है, इस 60 के अपोजिट है। भाई AD किसके अपोजिट है, इस 60 के अपोजिट है। तो हमारे पास अगर 30 के अपोजिट 1 की वैल्यू 6 है तो 60 के अपोजिट √3 होना चाहिए। √3 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 6 है तो √3 की वैल्यू होगी 6 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। तो हमारा AD कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर।
उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो टेबल आपको ये हमेशा याद रखनी है, इस टेबल को कभी भूलिएगा नहीं। 30 का अपोजिट अगर 1 है, 60 का अपोजिट √3 होगा और 90 का अपोजिट क्या होगा 2। Coming to next question, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, x² + y² + 10 = 2√2x + 4√2y। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो x की टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, y की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो ये आ गया x² - 2√2x, ये हमारी x की टर्म्स आ गई, प्लस y² - 4√2y, ये हमारी y की टर्म्स आ गई, प्लस 10 हमारा कांस्टेंट था इक्वल टू 0। समझ आ रहा है दोस्तों, x वाली टर्म्स एक जगह बना ली हमने, y वाली टर्म्स एक जगह बना ली। अब हम पढ़ेंगे कि भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए एक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। तो देखिए x², हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a - b होल स्क्वायर, हमने पढ़ा है कि भाई a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। अब इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। कैसे यूज करने वाले हैं, चलो इसको और इजी कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, a² - 2ab + b²। इसको मैंने लिखा x² मतलब हमारा x क्या आ गया, ये आ गया x² - 2a - 2। अब a² की जगह x² है तो a की जगह क्या होना चाहिए x, तो 2 की जगह इसकी जगह क्या लिख लेता हूं x। फिर उसके बाद आता है b, तो हमारे यहाँ पे बचा क्या √2। जिसका मतलब हमारा √2 क्या होगा, √2 होगा हमारा b, √2 हमारा क्या होगा b। यहाँ पे लिख लिया हमने 2 × x × √2 प्लस। अब हमें a पता है, b पता चल गया, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसमें b² ऐड करना पड़ेगा कि नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि b² एडिड है वहां पे, तभी तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं घुमा के। तो हमें इसमें b² ऐड करना पड़ेगा। ये लीजिए भाई, हमने इसमें b² क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमने इसमें b² क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पर इक्वेशन को तो हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं भी अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दें। तो √2² हमने ऐड किया, तो √2² ही हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। √2² हमने ऐड किया है तो √2² हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन पे मैं चाहता हूं आप खुद काम करें। तो दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, मैं देखिए इसको तोड़ के भी लिख देता हूं, उम्मीद आप खुद करेंगे, इसको खुद समझेंगे। तो इसमें भी हमें b² ऐड करना पड़ेगा और b² ही हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, और प्लस 10 तो था ही भैया बार, तो ये क्यों छोड़े, हम लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, तीसरे स्टेप में आ जाइए, ये हमारा बन गया, ये देखिए इतनी टर्म जो है, मैं कलर्ट कर देता हूं इसको, हमारी जो ये इतनी टर्म है, फॉर्मूला बन रहा है a² + b² - 2ab, बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, x - √2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अगला है -√2 का होल स्क्वायर, ये बच गया, मैंने इधर लिख दिया, प्लस। अब देखिए दूसरी इक्वेशन में सिमिलरली यही कंडीशन है,
है या नहीं? बिल्कुल यही है। तो इसको भी मैं ले सकता हूँ y माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और बचा क्या? -2√2 होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिया मैंने -2√2 होल स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि 10 तो था ही पहले से, ये थी सही। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा, देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2√2 होल स्क्वायर, इसको मैंने सोल्व किया -√2 स्क्वायर को, क्या आ गया -2, इसको सोल्व किया -2√2 होल स्क्वायर को, क्या आ गया -8 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये देखिए दोस्तों, तीनों टर्म्स क्या होगी? कैंसिल होगी। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2√2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे दो नंबर स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर नंबर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर 0 के इक्वल कब होता है? जब दोनों नंबर क्या हो? 0। भाई 0 प्लस 0 का सम ही तो 0 के इक्वल होगा, और स्क्वायर इन टर्म्स को बना रहा पॉजिटिव, तो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो दो पॉजिटिव संख्याओं का जोड़ 0 के इक्वल कब होगा? जब दोनों टर्म्स क्या हो? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई x माइनस 2 0 के इक्वल हो गया, y माइनस 2√2 भी किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आया कि भाई x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये √2 चल रहा था, x की वैल्यू आ गई √2, y की वैल्यू क्या आ गई? 2√2। y की वैल्यू क्या आ गई? 2√2। हमने निकालना है x प्लस वाई रेशियो x प्लस वाई रेशियो x। तो ये कैसे निकालेंगे? √2 प्लस 2√2। हमारा लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, a cubic meter of gold is extended by hammering so as to cover an area of 5 meter square, find the thickness of gold। देखिए हमारा कोई क्यूब था, सोने की ईंट जिसको बोलते हैं, हमारा क्यूब था गोल्ड का, इसका वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, यानी कि इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। तो 1 मीटर क्यूब इनकी क्या हो गई? वॉल्यूम हो गई। दोस्तों आगे क्या हुआ, इसके ऊपर आपने हैमरिंग की, हथौड़े से पीटा, हथौड़े से पीटने के बाद इसकी थिकनेस तो कम हो जाएगी, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो एरिया में कैसा हो गया? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऊपर का एरिया पहले कितना था? 1 मीटर स्क्वायर था, अब ऊपर का एरिया हो गया 5 हेक्टेयर। इतना पीटा कि भाई ऊपर का एरिया कितना हो गया? 5 हेक्टेयर। तो हमने पीटा, ऊपर से हैमर किया, तो थिकनेस भी इसकी क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। थिकनेस कितनी हो गई होगी? कम हो गई। हम मान लेते हैं कि भाई थिकनेस हो गई इसकी x मीटर। हमको पता है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मटेरियल तो वही है, उतना ही वॉल्यूम रहेगा उसका। तो पहले जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम बिफोर, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम आफ्टर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए वॉल्यूम बिफोर कितना था? 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आफ्टर कितना होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हमको पता है वॉल्यूम होता है, तो एरिया ऑफ बेस कितना है? 5 हेक्टेयर इनटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है? x मीटर। क्वेश्चन इजी है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। समस्या क्या आती है? समस्या आती है यहाँ, हमको ये नहीं पता होता कि भैया 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। यानी कि कोई प्लॉट है भाई 100 मीटर बाय 100 मीटर का, तो उसका एरिया होगा 1 हेक्टेयर। उसका एरिया क्या होगा? 1 हेक्टेयर होगा। तो 1 हेक्टेयर जब 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल है, तो 5 हेक्टेयर कितने के इक्वल होगा? तो हम लिख सकते हैं 1 की मीटर क्यूब इक्वल टू 50,000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई x। x की वैल्यू निकालनी, तो x आ गया 1 बाय 50,000 मीटर्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई?
0.00002 मीटर। ये हमारी आ गई जो हैमरिंग के बाद गोल्ड शीट की थिकनेस है, वो हमारी आ गई 0.0002 मीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना था। मेन बात क्या थी, वॉल्यूम इक्वल होता है पहला स्टेप, और दूसरा हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। इजी क्वेश्चन भी पेपर में दे देता है, पर उस इजी में टफ चीज क्या होती है कि हमें एक बेसिक चीज होती है वो पता नहीं होती, तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप के बेस्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में आपको और भी इससे बेहतर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। और ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से सॉल्यूशन का देख लीजिए। थैंक यू।